सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में ये हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है शायद। इतने दिन तक हमने ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में लगभग सारे टॉपिक कवर किए हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये आया है कि इसमें दवा का कितना रोल होता है या डाइट का कितना रोल होता है। तो डाइट पे मैंने तो एक आइडियल डाइट फॉर ऑटिज्म करके एक पूरा वीडियो बनाया है। उसमें टर्म कंडीशन के साथ सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं कि GFCF डाइट का कितना रोल होता है और कितना रोल होना चाहिए और किस तरह से उसको फॉलो करना होता है, कितना स्ट्रिक्ट होना होता है उसके लिए, कितना ईजी वे में लेना होता है, सब कुछ एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बनाया है। मेन सवाल ये है कि इसमें दवा का या फिर जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह हैं उनका कितना रोल होता है। वो मेडिसिन से सप्लीमेंट ले सकते हैं या फिर न्यूट्रिशनल लेना चाहिए। तो उसके बारे में मैंने डाइट में थोड़ा बहुत चर्चा किया है। यहाँ बात करेंगे मेनली कि दवा का क्या रोल होता है। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था पहले जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी डिजीज़ को 5-6 स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कोई भी डिजीज़ है तो सबसे पहला उसका ये होता है कि उसका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि उस डिजीज़ के बारे में स्पेसिफिक क्या डेफिनेशन हो सकता है, वो उससे पता चल जाए डिजीज़ के बारे में। उसके बाद दूसरा उसका कंडीशन होता है, हम उसमें आते हैं एटियोलॉजी या कॉज बोलते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और एटियोलॉजी और कॉज उसका क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से वो बीमारी हो सकती है। तीसरे कंडीशन में आते हैं उसके पैथोफिजियोलॉजी पे। उसके बाद आते हैं उसके डायग्नोसिस पे, इन्वेस्टिगेशन, उसका पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह करते हैं, फिजिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं तो वो करते हैं, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन वगैरह जांच वगैरह लिख दिया जाता है तो वो होता है। उसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट पर। तो मैनेजमेंट पे भी पहले देखते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है हमारा, फिर लॉन्ग टर्म गोल में जाते हैं। तो मैनेजमेंट में एक होता है मेडिसिनल मैनेजमेंट, उसके बाद आता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेटिव अप्रोच जो होता है। तो ये उसके बाद एक और स्टेप होता है प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस उस डिजीज़ के ज़्यादा दिन रहेगा तो उसके और सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। तो डायग्नोसिस में ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह पढ़ लिया जाता है कि एक डिजीज़ है, उसी की तरह और सिमिलर बहुत सारे डिजीज़ का सिम्टम्स होता है तो उनको डिफरेंट करने के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस जानना होता है। जैसे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि वो कहते हैं कि मतलब इसको ADHD है या ASD है। मतलब कि ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर, ASD मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर। तो बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हैं कि इसको असल में है क्या। तो जनरली सेंटर वाले, रिहेबिलिटेशन के फील्ड वाले जो लोग हैं वो ऐसा टर्म चुनते हैं, सेकुलर टर्म। सेकुलर मतलब समझ लिए कि तुम्हारे में भी है, तुम्हारे में भी। जैसे कि SPD लिख दिए, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, सेकुलर टर्म मतलब डिप्लोमेटिक टर्म कि उसमें आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। कहीं कहीं लिख देता था सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर, कहीं लिख देता था GDD, ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ऐसा टर्म चुना जाता है कि किसी तरह का उनको ब्लेम ना आए, किसी तरह का उनको ये ना हो। तो खैर ये बातें भी जान लेते हैं। लास्ट में स्टेप आता है प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस करके। तो वो भी जानते हैं, उस मैनेजमेंट में वो भी रहता है कि किस किस चीज़ों को ये करके बचा भी जा सकता है। इससे सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं और फिर वही गलतियां कर रहे हैं तो फिर से वही डिजीज रिपीट करें। तो अब जैसे एटियोलॉजी में जाएंगे आप किसी भी डिजीज के, तो मान लिया कि जैसे आपको COPD है, लंग्स का प्रॉब्लम है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजॉर्डर होता है। तो इस कंडीशंस में है कि पैथोलॉजिकल कंडीशन देखेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन पैथोजन की वजह से हो सकता है। TB वगैरह हो गया तो किस वजह से हुआ है। उसके बाद से मान लीजिए न्यूमोनिया हो गया तो किस वजह से हुआ है। आस्थमा है तो क्या कारण हो सकता है। तो इन सब का एक एक स्पेसिफिक कॉज आपको मिलेगा। लेकिन जिस डिजीज का कोई कॉज ही नहीं है तो उसका एग्जैक्ट मैनेजमेंट नहीं है। तो एग्जैक्ट मैनेजमेंट नहीं है तो फिर मैनेजमेंट कैसे होगा। तो इसका मतलब मैनेजमेंट नहीं होगा। मैनेजमेंट बिल्कुल होगा। जैसे ऑटिज्म की बात करें तो इसमें कहा ही नहीं जा सकता है कि किस वजह से हुआ है। कुछ लोगों में हेरिडिटरी हो सकता है, जेनेटिक ये हो सकता है, थोड़ा बहुत उसका रोल होता है जेनेटिक्स का। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या कि न्यूक्लियर फैमिली वगैरह की वजह से
तो ये स्पेसिफिक कॉज नहीं ना हुआ, क्यों हुआ समझ नहीं है। कुछ लोगों में है कि एपिलेप्सी हुआ उसके बाद से इस तरह का इसमें आने लगा, उनमें कॉज समझ में आ रहा है। कोई हुआ कि अचानक से एक दिन डर गया, पटाखे वगैरह से डर गया, उसके बाद से इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। लेकिन आपके पास स्पेसिफिक कोई कॉज नहीं है। स्पेसिफिक जब कॉज आपके पास नहीं है तो स्पेसिफिक उसका ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि एलोपैथी और होम्योपैथी कि मतलब कौन सा बेटर होता है, या फिर आयुर्वेद को भी इसमें ऐड कर लेते हैं कि या फिर आयुर्वेद कौन सा इसमें बेटर होता है। तो देखिए, एलोपैथी में जनरली मैंने बहुत सारे वीडियो में बात किया है, फिर बता देता हूँ कि एलोपैथी में जनरली क्या होता है कि अब बच्चे में जैसे आप बताएंगे कि इरिटेटेड रहता है, सोता नहीं है, स्लीपलेसनेस वगैरह है, उसके बाद से बेचैनी रहती है, एंग्जियस रहता है, इरिटेटेड रहता है, सेल्फ हिटिंग है, या फिर किसी और को भी इरिटेट होकर मार देना हुआ। तो ये जैसे ही एलोपैथी में बताएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे उसको सप्रेस करने के लिए दवाई दिया जाएगा, सीडेटिव ड्रग। जितने लोग ले रहे हैं सबको पता है कि कौन सा ड्रग दिया जाता है, सिजोरॉन वगैरह नाम से आता है, और अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से देती है। तो वो सीडेटिव ड्रग होता है। अब सीडेटिव ड्रग किस केस में दिया जाता है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया वगैरह हो गया, डिप्रेशन वगैरह हो गया, उन सब कंडीशंस में दिया जाता है कि जैसे पागलपन टाइप बिहेवियर कर रहा है आदमी, तो उसमें दिया जाता है कि थोड़ा स्थिर होएगा तो सीडेशन इफेक्ट जैसे देगा, तो क्या करेगा कि जो भी पेशेंट सीडेटिव ड्रग ले रहा है वो काफ़ी सुस्त सा पड़ जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा, चलिए ठीक है। लेकिन 2-3 दिन के बाद क्या होगा कि वही जब यूज टू हो जाएगा उस दवा के साथ में, तो उसका एग्रेशन और बढ़ जाएगा, इरिटेशन और बढ़ जाएगी। तो मैंने ये देखा है, तो इसलिए सीडेटिव ड्रग तो ऑटिज्म के केस में देना सरासर मतलब बेवकूफ़ी है, ये समझ लीजिए कि वो देना नहीं चाहिए। अब बात करने की एलोपैथी की बात हो गई, मैंने बोला कि इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं है तो एग्जैक्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। सिम्टम ये हो रहा है कि इरिटेट हो रहा है, किसी को नोच ले रहा है, किसी को काटने दौड़ रहा है, यही सिम्टम्स है। यही सिम्टम्स लेके आप एलोपैथी में गए तो वो क्या होता है कि ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते नहीं है कि किन टर्म कंडीशन में एग्रेवेट कर रहा है उसका ये उनको है। एलोपैथी का सिद्धांत ये है कि कोई भी बीमारी है तो क्या करो कि अब जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो डायरिया की दवा दे दो, तो मतलब उसका अपोजिट ये कर दो। तो इनके कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिपेशन आपको है, डायरिया का दे दिया दवा, तो क्या होगा कि ये हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कॉन्स्टिपेशन आएगा तो और सीवियरिटी के साथ आएगा। ये बात आप लोग जितने लोग इस तरह का दवा ले रहे होंगे वो उनको पता होगी कि हाँ, नेक्स्ट टाइम जब कॉन्स्टिपेशन हुआ तो उससे ज़्यादा सीवियर हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं किया जा रहा है, उस डिजीज़ के सामने कोई दूसरा डिजीज़ उसी तरह का ये प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है। तो प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है तो मतलब उसका विरोधाभासी ये कर दिया जा रहा है, तो वो सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ एक तरह से सप्रेस करना हुआ, एक चीज़ को सप्रेस करके दूसरा चीज़ को प्रमोट करना हुआ। तो उसी तरह का इसमें हो रहा है कि जैसे ही आप बोल रहे हैं एग्रेशन में रहता है, ये करना था, दवा ऐसे दे दिया सीडेटिव ड्रग, नशा में रहोगे, उस दौरान बच्चा सुस्त सा पड़ जाएगा, केवल सोएगा, खाना हो सकता है ज़्यादा खाए, लेकिन वही बोला कि कुछ दिन में यूज टू जैसे हो जाएगा तो उसके बाद से वो बच्चे में और एग्रेशन बढ़ जाएगा। ये जो लोग कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगी बातें, ये इसमें कोई गलत नहीं, साइंटिफिक बातें। अब बात करते हैं होम्योपैथी की। तो मैं होम्योपैथ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो आपके लिए सही होगा वो बातें मैं बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं दवा के फेर में कि ये दवा चलेगा तो भी ठीक रहेगा, और दवा देने की वजह से क्या हो रहा है कि और एक्सटेंड कर जा रहा है, बच्चे में और प्रॉब्लम बढ़ जा रही है। तो इसलिए अब उस पर बात करते हैं। देखिए, होम्योपैथी के जो जनक हैं तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो हैं, वो खुद ही एलोपैथी के डॉक्टर थे, वो MBBS डॉक्टर थे। और जब प्रैक्टिस में वो उतरे तो क्या हुआ कि जब प्रैक्टिस करना शुरू किए तो जैसे मैंने कॉन्स्टिपेशन का उदाहरण लिया आप, कि उन्होंने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि कोई अगर एक डिजीज़ है तो उसको ख़त्म करने के लिए एक दूसरा डिजीज प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है। तो ये समूल नष्ट, मतलब कि जड़ से नष्ट करने का इसमें कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो सोल्यूशन है ही नहीं तो फिर कैसे क्या होगा? तो उन्होंने क्या किया कि इस पैथी को छोड़ दिया, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, और कुछ और खोजने लगे वो कि
कोई ऐसा ये हो कि अगर जो डिजीज हो रहा हो उसी तरह की लक्षण प्रोड्यूस करने वाली कोई दवा हो तो उसको उसमें दिया जाए तो वो ठीक हो सके। तो इस तरह करते 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 आयुर्वेद वगैरह के बारे में जान के और फिर उसके बाद वही धीरे 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 जड़ी बूटी में जाके और उसका मदर टिंचर वगैरह निकाल के और पूरी अपनी फैमिली और जितने भी कलीग्स वगैरह लोग थे उन पे प्रैक्टिस कर कर के कई कई दिनों तक इन्होंने शोध कर कर के उसका सारा लक्षण ये किया कि जैसे सिनकोना से इन लोगों ने ट्राई किया था। सिनकोना एक पेड़ होता है, उसके छाल का ये किया तो उसमें है कि उसको घोल के पी लिया तो क्या होता, तुरंत ही सर्दी जाड़ा बुखार एकदम से ये हो गया। तो सिनकोना का वो लक्षण होता है। तो इन्होंने ये फार्मूला दिया कि सिनकोना का ये लक्षण है, मतलब कि इस तरह के लक्षण अगर किसी पेशेंट में हैं तो उस पेशेंट में ये दवा दिया जाएगा, सिनकोना दिया जाएगा तो उस पेशेंट का पूरी तरह से क्योर हो सकता है प्रॉब्लम। तो इसलिए वो संस्कृत का एक ये होता है कि समः समम शमयते, तो मतलब कि सेम लक्षण जिस दवा में है, जो दवा या फिर जो भी जड़ी बूटी जिस तरह का लक्षण प्रोड्यूस कर रही है वही लक्षण अगर आप में दिख रहा है तो उसके हिसाब से वही दवा चलेगी तो आप ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से। उसका विरोधाभासी को ये नहीं देना होगा कि जैसे कैसे समझाएं आपको कि ये जैसे बाइसेप्स मसल हमारा, तो ये प्राइम मूवर होता है, इसका फ्लेक्सर एल्बो का फ्लेक्सर मसल होता है। तो इसको जब रिलैक्स करना, ये अभी मैंने फ्लेक्स किया लेकिन इसको एक्सटेंड करने के लिए, अभी तो फ्लेक्स किया ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन इसको रिलैक्स करने के लिए इसका एंटागोनिस्ट मसल ये ट्राइसेप्स हमारा होता है, तो ये काम करता है। सेम उसी तरह का उसमें क्या हो रहा था कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, डायरिया की दवा, डायरिया है कॉन्स्टिपेशन की दवा दे, तो मतलब कि डायरिया है तो लगातार ये हो जा रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए ऐसा दवा दे दो कि अब टाइट हो जाए ये। तो विरोधाभासी ये हो रहा है, उसमें इसके विरोधी दवा दिया जा रहा है और उसका विरोधी लक्षण प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने वही समः समम शमयति का जो ये किया कि सेम जो दवा होगी, जिस दवा में सेम लक्षण होंगे उसी तरह का लक्षण किसी बीमारी में आ रहा है तो उसमें ये दवा दिया जाएगा, कंप्लीट क्योर हो जाएगा। इसीलिए होम्योपैथी में कभी भी बीमारी के नाम से इलाज नहीं होता। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो होम्योपैथ हूँ नहीं, मैं एक मेडिको होने के नाते बता रहा हूँ और मेरा भाई होम्योपैथ है, पिताजी होम्योपैथ हैं, बहुत सारे दोस्त मेरे हैं कि जो होम्योपैथ हैं, तो उन लोगों से जुड़ना मिलना वो तो अलग चीज़ें होती हैं। मैंने होम्योपैथी पे आज 10-12 साल से बहुत सारी स्टडी करी है, तो इसलिए होम्योपैथी के बारे में मुझे इतना भरोसा है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बातें बोल रहा हूँ। तो होम्योपैथी इसलिए दें कि अगर आपके बच्चे में इरिटेशन का लक्षण है, वो सेल्फ हीटिंग का बिहेवियर या फिर जो भी है, तो अब देखा जाएगा कि होम्योपैथी इसलिए ज़्यादा समय लेते हैं असेसमेंट में, डायग्नोस करने में कि क्या प्रॉब्लम है। बीमारी के नाम से आप जाएंगे तो इलाज नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे कि बुखार है तो वो पहले लक्षण पूछेंगे कि किस तरह का। किसी में होता है कि बहुत सारा सविराम ज्वर है, अविराम ज्वर है, जैसे टाइफाइड वगैरह का होता है कि एकदम फिक्स टाइम पे आ जाता है तो उसमें अलग दवा चलेगी। किसी में होता है कि बुखार है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, किसी में होता है कि बुखार है और गर्मी से परेशान है आदमी, किसी में प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, किसी में बिल्कुल प्यास नहीं। तो इसी तरह के सैकड़ों लक्षण मिल सकते हैं और उन सैकड़ों लक्षण के हिसाब से अलग अलग दवा दिया जाएगा। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो होम्योपैथी में ही है। तो अब जैसे आप जो भी अपने बच्चे का ये लेके गए कि इसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जितने सारे लक्षण आपने बताया, आप जो डॉक्टर हैं वो सारा असेसमेंट वगैरह कर लेंगे आपका। वो थोड़ा टाइम ज़्यादा देते हैं क्योंकि बिना टाइम दिए डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो सकता, और डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो तो प्रोग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो सकता। ये बात हमेशा ध्यान में आप रखें। तो अब वो क्या करेंगे कि सारा लक्षण लेने के बाद उस हिसाब से वो दवा देते हैं, और वो दवा, और होम्योपैथी के बारे में एक मिथ है जो कि आप लोग को समझ लेना चाहिए रियलिटी क्या है। असल में होम्योपैथी में क्या होता है कि फिल्मों से ये चला आ रहा है, जैसे आँखियों के झरोखों से करके एक फिल्म है, उसी तरह की और 1-2 मूवीज़ मैंने देखी हैं पुराने ज़माने की, जिसमें कि बोला जाता है कि होम्योपैथी का दवा है, धीरे धीरे काम करेगा।
और ये मिथ फिल्मों का कितना असर होता है हमारी लाइफ पे, ये इससे सब लोग वाकिफ़ होंगे। ये मिथ तब से लेकर आज तक लोगों के दिमाग में चला जाता है कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करता है, साइड इफ़ेक्ट भले ना है लेकिन धीरे धीरे काम करता है। हर किसी के, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, मतलब अनपढ़ लोगों से भी यही सुनेंगे, पढ़े लिखे लोगों से भी यही सुनेंगे कि होम्योपैथी दवाई तो बढ़िया, चीज़ बढ़िया बोला जाता है ना, लेकिन क्या है कि काम धीरे धीरे करता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ये चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर सही से डायग्नोस कर लिया गया कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो कुछ सेकंड में दवा यहाँ जीभ पर डाला गया और कुछ सेकंड में ये जादू की तरह काम करता है। मेरे पिताजी प्रैक्टिस करते हैं और वो चैलेंज के साथ ये है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें जीभ पे दवा डाला गया और तुरंत ये हो गया। जैसे एक एग्जांपल मैं ये करूँ कि मैं तेल वाला आइटम कुछ मैंने खाया, पेट भारी हो गया, खट्टी डकार वगैरह अगर आने लगी, एक दवा आती है पल्साटिला। अब आपको खट्टा डकार आ रहा है, ये कर रहे हैं, जैसे जीभ पे आप डालेंगे, जीभ से जैसे ही वो गले से नीचे उतरने लगे, खट्टा डकार आ रहा था, जो भी गैस वगैरह था, वो धीरे 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 एकदम फ्रेश होते पूरा पेट हल्का हो गया, कुछ सेकेंड्स में, कुछ मिनट्स में। तो इसी तरह का बहुत सारा ये है। मैं होम्योपैथी का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं सारी बातें बताता चलूँ। इस ये में मैंने बताया कि हाँ होम्योपैथी कितना कारगर हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मिथ जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दें, रियलिटी है जो उस पर ध्यान दें। हाँ होम्योपैथी का नुकसान नहीं करता है, ये सबको पता है, तो ये अच्छी बात है ना कि सप्रेसेंट उसमें नहीं दिया जा रहा है ना, कोई भी ऐसा दवा नहीं दिया जा रहा है कि जो कि सीडेशन इफेक्ट दे, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से दवा दिया जाएगा, सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे, उसके हिसाब से न्यूरो डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी दवाएं आती हैं, नर्व सप्लीमेंट, इसमें बहुत सारी दवाएं आती हैं। आपका एलोपैथी का एक सीसी जो बिना मतलब का एमआर का कमीशन वगैरह इंक्लूड करते हुए 3000, 4000 और 2000 का होता है, जो भी कोगनी वगनी जो भी करके होता है। होम्योपैथी का महीने का 700-800 का दवा में महीने भर का दवा हो जाना आपका, ये जो आप 5000, 6000 की दवाएं लेके और बिना मतलब का वेस्ट करना है, कोई फ़ायदा नहीं। होम्योपैथी में 500, 600, 700, 800 जो भी आपके नियरेस्ट होम्योपैथ हों, और मैं बार बार बोलता हूँ कि होम्योपैथ या फिर किसी भी डॉक्टर के, उनके पास जाएं जो कि आपको समय दे सकें। मतलब जाहिर सी बात है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पर ना जाए, ये नहीं कि मतलब एकदम ये पे चले जाए इनके पास कोई पेशेंट ही नहीं है तो उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं जाए। भीड़ भाड़ वाली जगह पे क्या है कि होड़ है, मारा मारी है, तो मारा मारी है तो उसको लगता है कि तो अगर 5 लोग नहीं भी सेटिस्फाइड हो रहे तो कल 10 नया आ ही जाएगा, उसको मतलब नहीं होता आपसे। लेकिन अगर आप उनके पास जाते हैं जो समय दे रहे हैं, उनके पास पेशेंट 10 ही हैं लेकिन 10 पे प्रॉपर समय दे रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो, वही उनका मार्केट बनाएगा। तो इसीलिए कभी भी हाँ सबको होल्ड लगी है, पैसे की कमी किसी को है नहीं, सबको होल्ड लगी है, सबसे टॉप सेंटर में जाना है, टॉप लोगों के पास जाना है, और टॉप वाले के पास समय है ही नहीं, क्योंकि उसके पास एक से एक लोग आ रहे हैं तो वो समय नहीं दे पा रहा। तो समय नहीं दे पा रहा तो वो उसकी भी गलती नहीं है, वो ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि इतने लोगों को देखेंगे तो इतना सारा पैसा आएगा, तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये आप लोग बात समझ गए होंगे कि हाँ एलोपैथी और होम्योपैथी में बेटर अप्रोच कौन रहेगा। अब बात करते हैं कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अब हम लोग ऑटिज्म एंड होम्योपैथी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ऑटिज्म एंड होम्योपैथी सीरीज मंडे से शुरू हो जाएगा, उसमें पहला वीडियो मंडे को आएगा। तो उसमें क्या होगा कि हम किसी होम्योपैथ के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ऑटिज्म के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें कुछ स्पेसिफिक लक्षण के बारे में ये करेंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, होम्योपैथी का कितना रोल हो सकता है, पॉजिटिवली कितना उससे इफ़ेक्ट हो सकता है, इन सब चीज़ों में डिटेल में चर्चा करेंगे हम, और ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हाँ होम्योपैथी में जाना सही होता है। ऑटिज्म या फिर इस तरह के जो भी न्यूरोलॉजिकल ये हैं, उन सभी केसेस में होम्योपैथी काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है एलोपैथी के कंपैरिजन में। इसका ये मतलब नहीं है कि एलोपैथी की मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ जिस चीज़ की नीड है, एलोपैथी आगे क्यों बढ़ा,
क्योंकि सरकारें हमारे यहाँ अंग्रेजी रही, उन्होंने पद्धति अंग्रेजी बढ़ाई। सबको पता है कि सबसे पहली सर्जरी आयुर्वेद में शुरू हुई है, तो आयुर्वेद आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी पद्धति रही, अंग्रेजी सरकार रही, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजों के जाने के बाद सरकार जो हमारी रही वो भी अंग्रेज के इन्फ्लुएंस वाली रही। तो सबसे ज़्यादा बढ़ावा उसको दिए गए। इमरजेंसी केयर इसमें आ गया, इमरजेंसी मैनेजमेंट इसमें आ गया। तो इमरजेंसी केयर जब तक नहीं हो, इमरजेंसी नीड नहीं हो, तब तक तो मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड पे इलाज चल रहा। आजमा कर देखो, कोरोना के केसेस में बहुत सारे देखे होंगे आप लोगों ने। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट इनके पास है तो जाना तो है ही, लेकिन जब तक कंजर्वेटिव अप्रोच है, रिहैबिलिटेशन का अप्रोच है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, तब तक इन सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप लोग जो भी चाहते हैं ऑटिज्म एंड होम्योपैथी सीरीज में जुड़ना, वो लोग ध्यान रखें, मंडे में एक इसका वीडियो डाला जाएगा, और इससे रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं वो हमारे यूट्यूब पे या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हम आपके सवाल को लेके और उसके हिसाब से ओपिनियन देंगे होम्योपैथी एक्सपर्ट के साथ। इसी के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।